हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 6 नवंबर 2025 की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इसमें क्वेश्चन क्या था कि जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसमें कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। तो इसमें चारों ही हैं, जिसमें पायरोक्लास्टी मलबा यानी कि ज्वाला खंडाश्मी, राख और धूल निकलते हैं, उसके साथ नाइट्रोजन यौगिक भी बाहर आते हैं और सल्फर यौगिक। तो ये सभी चारों ही ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है कि सेंटर की एआई की जो गाइडलाइंस है उनको ये कहा जा रहा है कि वो ट्रस्ट के लिए, सेफ्टी के लिए, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए है। उन्होंने कहा है अभी तक कोई भी नया लॉ जो है तैयार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो भी सेंटर ने अभी तक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टफुल मानी जा रही हैं कि उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो यानी कि हमने अभी देखा जो गाइडलाइंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं। डॉक्यूमेंट इज अ सिग्निफिकेंटली चेंज्ड रिवीजन ऑफ अ फ्रेमवर्क पुट आउट फॉर कंसल्टेशन इन जनवरी। यानी कि जो ये अभी यानी कि डॉक्यूमेंट जो अभी सिर्फ गाइडलाइंस जारी की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो जनवरी तक आने की संभावना है। भारत सरकार के केंद्रित एआई दिशा निर्देश जो मुख्य रूप से मेती की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी की गई है। अभी हम देखें अगर वर्तमान में तो विश्वास यानी कि ट्रस्ट, सेफ्टी, सुरक्षा और जिम्मेदार नवाचार यानी कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें दिशा निर्देश क्या क्या है? कोई बाध्यकारी कानून अभी तक नहीं है। अभी तक एआई को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अलग से नया कानून नहीं बनाया गया। ये दिशा निर्देश है, ये वॉलंटरी है। यानी कि अगर आप चाहें तो इस गाइडलाइंस को मान सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप नहीं भी मान सकते। इसके अलावा ट्रस्ट फ्रेमवर्क यानी कि ट्रांसपेरेंसी, रोबस्टनेस, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, इन सभी को ध्यान में रखा गया। इसके साथ ही रिस्क बेस्ड अप्रोच है, यानी कि हाई रिस्क एआई सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें चेहरे की पहचान करना ये भी रिस्क होता है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था में एआई, तो इन सभी पर ज़्यादा फोकस किया गया। सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। डीप फेक, बायस डाटा, प्राइवेसी या फिर साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही डेवलपर्स जो हैं जो एआई का यूज़ करते हैं उनके लिए एआई एथिक्स चेकलिस्ट दी गई है। बायस मिटिगेशन है, एक्सप्लेनेबिलिटी दी गई, उस सभी को सुनिश्चित करने के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए। अब देखिए एआई को लेकर सरकार की पहल क्या है। भारत में इंडिया एआई मिशन है जिसका बजट हम देखें 10,300 करोड़ का है और जिम्मेदार एआई के डेवलपमेंट करने के लिए इसको पहल को मंजूरी दी गई है। भाषिनी, एयर वॉच जैसे प्रोजेक्ट जो है उसमें सुरक्षित एआई पर फोकस किया गया है। भाषिनी यानी कि सभी भाषाओं में एआई का यूज़। इसके साथ ही एआई कानून पर काम अभी तक चल रहा है। डिजिटल एक्ट जो इंडिया एक्ट है या फिर एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत कानूनी ढांचा आ सकता है, यानी कि एक तरह से कोई नया एक्ट आ सकता है एआई को लेकर। तो अभी इस पर जो है बातचीत चल रही है, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट और यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रेरणा ली गई है। भारत हाइब्रिड मॉडल यानी कि नियम प्लस स्वनियमन की ओर तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आप उन नियमों को मान सकते हैं और उसके साथ ही आप स्वनियम यानी कि आप सेल्फ जो गाइडलाइंस है वो भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया का एआई मिशन जो है उसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया एआई मिशन जो है भारत की सबसे इम्पोर्टेंट एआई सेंटर्ड यानी कि एआई केंद्रित पहल है, जिसमें कैबिनेट ने 7 मार्च 2024 को मंजूरी दी थी और मेती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में काम करता है ये मिशन। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, मिनिस्ट्री कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। मिशन का उद्देश्य आखिर क्या है कि एआई में भारत का वैश्विक लीडर बनाना, यानी कि पूरे विश्व का लीडर भारत बन सके, साथ ही जिम्मेदार, समावेशी, सुरक्षित एआई विकास को सुनिश्चित करना। अब इसकी बजट कितना, जो कुल बजट है 10,371 करोड़ रुपए है और ये 5 वर्ष के लिए यानी कि 2023-24 से लेकर 27-28 तक चलेगा ये मिशन। फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी ये पूरी तरह से सेंट्रल यानी कि सेंट्रल का मिशन है, यानी कि
सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मिशन है। अब इसमें 4 प्रमुख स्तंभ यानी कि 7 पिलर्स हैं इस मिशन के। सबसे पहले इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, यानी कि जीपीयू के आधारित एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में, यानी कि पीपीपी जो हमने अभी देखा था उसके साथ ही इसका बजट हम देखें तो 4982 करोड़ है। एक एक का बजट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप 7 पिलर याद कर लीजिए। फिर आता है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, जो कि एआई मॉडल डेवलपमेंट होगा, इसमें रिसर्च होगी, स्टार्टअप्स सपोर्ट के लिए किया जाएगा। इसके साथ इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, यानी कि सार्वजनिक डेटा सेट जिसमें भाषा, स्वास्थ्य, कृषि आदि का जो है क्यूरेशन होगा। इसके साथ इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है 6 क्षेत्रों में, जिसमें कृषि होगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, स्मार्ट सिटी, परिवहन यानी कि जो भी व्हीकल की सर्विसेज होंगी, उसके साथ भाषा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, यानी कि डिप्लोमा, डिग्री, शॉर्ट कोर्स, इन सभी में एआई का यूज़। इसके साथ इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग देना, यानी कि स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स जो है 1250 करोड़ है। इसके साथ सेफ एंड ट्रस्टेड, यानी कि एआई को एक जिम्मेदार बनाना और जिम्मेदार के साथ साथ उसको ट्रस्ट यानी कि उस पर विश्वास किया जा सके, तो विश्वसनीय बनाना। तो ये सब इसके 7 पिलर्स हैं एआई इंडिया एआई मिशन के। इसके लिए प्रमुख पहले क्या थी, जो है आयराबॉट, यानी कि भारत का सबसे बड़ा एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसमें 130 प्लस एआई फ्लॉप्स होंगे। भाषणी जो है वो 22 प्लस भाषाओं में एआई अनुवाद करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन का इसमें एक फीचर डाला जाएगा। इंडिया एआई डेटा सेट, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर ये पूरा डेटा, कृषि में जो पूरे फसलों, जितनी भी फसल है उनका डेटा, किस प्रकार की फसल के लिए कौन कौन सी दवाएं, मतलब कौन कौन से पेस्टिसाइड की जरूरत है, कौन से मौसम में उगाने, उनकी कौन कौन सी आगे किस्में हैं, यानी कि अलग अलग फसल की टाइप्स के बारे में, ये सब कृषि के बारे में होगा। इसके साथ स्वास्थ्य के लिए, यानी कि हमारी हेल्थ को लेकर जितनी भी यहाँ पर जितनी भी आजकल हम देखते हैं हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और इसके अलावा जो भी हमें इलाज वगैरह की ज़रूरत होती है, हमें जो भी प्रिवेंशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ शिक्षा, यानी कि एनसीईआरटी का पूरा डेटा इसमें होगा। डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज, यानी कि आईआईटी जो है स्टार्टअप्स के साथ मिलकर डीप फेक टूल्स जो है उनको डिटेक्ट करेगा। इसके साथ ही रिस्पॉन्सिबल एआई टूल किट होगी, जिसमें बायस मिटिगेशन, एक्सप्लेनेबिलिटी होगी, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करने वाला फीचर, सेफ्टी चेकलिस्ट। तो ये सब कुछ इसमें परियोजनाओं में होगा। अब देखिए, जिम्मेदार एआई पर फोकस किया जा रहा है। ट्रस्ट फ्रेमवर्क को लागू करना, ताकि हम बिना किसी डर के एआई को यूज़ कर सके किसी भी अपने काम के लिए, कृषि के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। एआई रिस्क असेसमेंट टूल विकसित किए जाएंगे। हाई रिस्क एआई जो सिस्टम होते हैं, जिसमें चेहरे की पहचान, क्रिमिनल जस्टिस के लिए अनिवार्य ऑडिट, तो ये सब कुछ इसमें दिया जाएगा। फीचर होंगे एआई के, जो भी मतलब एक मिशन है, इनके तहत पूरी ये गाइडलाइंस रखेंगे। उसके बाद इन सभी को इन एआई में डाला जाएगा, यानी कि सभी में फीचर मिलेंगे। इंडिया एआई एथिक्स काउंसिल, यानी कि 2025 में इसको गठन को प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही ओपन सोर्स सेफ एआई मॉडल्स को बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी एआई मॉडल्स हैं उन सभी को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसके लिए लाभ, इसको मतलब लाभ किस व्यक्ति को होगा इस मिशन से, जो स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं, जिसमें जीपीयू एक्सेस होगा, फंडिंग दी जाएगी, मेंटरशिप मिलेगी, रिसर्चर्स उनको डेटा सेट मिलेगा, कंप्यूट पब्लिकेशन सपोर्ट मिल सकता है। छात्रों को कैसे मुफ्त सब्सिडीज एआई कोर्स मिल सकते हैं। सरकार को क्या फायदा होगा, एआई संचालित पब्लिक सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें फसलों की सलाह, स्वास्थ्य डायग्नोसिस, तो ये सब सरकारों को मतलब कि सर्विसेज सरकार देंगी, तो उनको भी बहुत फायदा होगा। अब देखिए, अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है इस मिशन में। 10,000 से ज़्यादा जीपीयू का पहला चरण टेंडर जारी हो चुके हैं। भाषणी में 15 भाषाओं में लाइव अनुवाद किया जा रहा है। और इसके साथ ही इंडिया एआई पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें डेटा सेट, कोर्स, फंडिंग आवेदन, ये सब कुछ हमें मिलता है। 50 प्लस स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग की जा चुकी है। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास में इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर शुरू हो चुका है। तो ये अब तक की प्रगति है इंडिया एआई मिशन को लेकर। भविष्य में क्या हो सकता है, 2026 तक 1 लाख एआई प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग हो सकती है। 2027 तक 10 प्लस सेक्टरों में, यानी कि अलग अलग सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, तो इन सभी में पायलट प्रोजेक्ट्स जो है लागू किए जाएंगे। एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क के लिए मिशन डेटा का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो मिशन डेटा है उसका यूज़ किया जा सकता है एआई का जो रेगुलेशन है उसको करने के लिए। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया।
With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following: bring down electricity consumption in industrial units, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है? पहला, तीसरा और चौथा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें से क्या क्या कर सकती है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट, इसको कम किया जा सकता है। इसके साथ डिसीज डायग्नोसिस हो सकती है। और चौथा क्या? टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। अब हमारी जो न्यूज़ है ये बेसिकली ये एडिटोरियल है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो एडिटोरियल ये COP30 के बारे में बात करता है, यानी कि जो अभी हमने देखा था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि ब्राज़ील के द्वारा यानी कि होस्ट की गई थी। और ये इनको बताया जा रहा है कि ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, यानी कि सच्चाई जो सच का एक मोमेंट होता है उसके बारे में। तो ये लुइस इनाकियो लूला डा सिल्वा के द्वारा, जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, उनके द्वारा लिखा गया ये एडिटोरियल। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज के समय में अगर हम देखें ना, तो जो हमारा जो कोप पूरी एक तरह से काउंसिल होती है, जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी हमें चैलेंजेस आज के समय में हमें देखने को मिल रहे हैं, खास करके क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उन सभी में हमें काउंसिल को, जो हमारी क्लाइमेट काउंसिल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं बल्कि अंडर डेवलपिंग नेशंस को भी इसमें सहयोग देना होगा। यानी कि किसी एक नेशन के द्वारा या फिर कुछ 10-15 देशों के द्वारा इसकी चुनौतियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ अपने इस एडिटोरियल में कही है। तो 6 नवंबर 2025 को यानी कि आज की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र में बेलेम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हो रहा है। और 30th यानी कि 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का ये पूर्वावलोकन है। यानी कि ये 30th यानी कि 30वां ये कोप किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व नेता जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जलवायु संकट की जो तत्कालिकता के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता वो जाहिर की जा सके। अगर हम भाषणों से आगे बढ़कर वास्तविक कदम नहीं उठाते तो न केवल कोप प्रक्रिया बल्कि बहुपक्षीयवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जनता का विश्वास जो वो खत्म हो जाएगा। ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ब्राज़ील के, तो उनके द्वारा कहना है कि हमें सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि हमें अपनी जो है इसको रियलिटी में भी इन चीज़ों को लागू करना होगा। यही कारण है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने नेताओं को अमेज़न में बुलाया। इसे सच्चाई का क्षण बताया है जहां पर हम ग्रह के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की गंभीरता को साबित करेंगे। ब्राज़ील ने 1992 में अर्थ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, जहां पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और जो मरुस्थलीकरण उस पर कन्वेंशन स्वीकृत हुए थे। 33 वर्ष बाद दुनिया फिर ब्राज़ील में लौटी है और COP30 का ये जो आयोजन है अमेज़न वर्षावन के हृदय में होना संयोग नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ पर स्थल जो है मानवता के जलवायु भविष्य से अमेज़न की जीवंत जैव विविधता, हम देखते हैं अमेज़न के जो जंगल है, अमेज़न के जो ये वहाँ का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और कार्बन अवशोषण क्षमता के संबंध को ये दर्शाता है पूरा अमेज़न का क्षेत्र। COP30 का संदर्भ अगर हम देखें, महत्वाकांक्षा चुनौतियां क्या है इसकी, उद्घाटन लक्ष्यों को अपडेट करना, प्रमुख उत्सर्जक देश जो है उन्होंने अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर वो सुझाव दे रहे हैं। UN पर्यावरण जो कार्यक्रम है UNEP, उसने चेतावनी दी कि जो अनुकूलन वित्त है उसके लिए फंडिंग गैप वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वित्तीय सहायता क्या इसमें हो सकती है? विकासशील देशों के लिए 2035 तक प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन जुटाने का बाकू टू ब्लेम रोड मैप। ब्राज़ील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च करेगा जो अगले दशक में वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन तक जुटाएगा। यानी कि वित्तीय सहायता भी जलवायु परिवर्तन को अगर हम इन चुनौतियों को कम करना चाहते हैं, अगर हम अपने जलवायु को फिर से स्थिर करना चाहते हैं तो इसमें हमें फंडिंग की ज़रूरत भी है। वन संरक्षण 2030 तक वनों की कटाई को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें अमेज़न की जो रक्षा वो सबसे प्रमुख है कि जो अमेज़न के जंगल है, जो अमेज़न का क्षेत्र है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
अब देखिए कोप 30 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मेज़बानी जो की जा रही ब्राज़ील के द्वारा की जा रही है अमेज़न के मतलब जंगलों में, एक तरह से वहाँ पर कुछ एरिया में। इसका एजेंडा क्या है? राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, यानी कि देश को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को अपडेट करना होगा ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा जो है वो बनी रहे। जलवायु वित्त, विकासशील देशों के लिए 2035 तक $1.3 ट्रिलियन की फंडिंग होगी। ब्राजील जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च करेंगे जो कि $125 बिलियन तक जुटाएगा। इसके साथ ही वन संरक्षण, अनुकूलन और हानि क्षति, यानी कि छोटे द्वीप देश हैं जो कम विकसित देश हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। विशेष क्या है इसमें? ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने इसे सच्चाई का क्षण बताया कि एक तरह से ये सच्चाई का मूवमेंट है जहां पर वादों से आगे जाकर वास्तविकता कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ वादे नहीं करेंगे बल्कि वास्तविक में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। अब देखिए जलवायु परिवर्तन परिषद की आवश्यकता आखिर क्यों है? तो पूरे विश्व में जो शासन सुधार है उसको आगे बढ़ाना भी जरूरी है। आज बहुपक्षवाद, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता है, जिसे बहुपक्षवाद यानी कि जितना भी पूरा वर्ल्ड है वो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुका है, शांति बनाए रखने के लिए गठित या युद्ध को रोकने में विफल रही है। इसलिए इस संस्था के सुधार के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। कोप 30 में हम महासभा से जुड़ी एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिषद गठन की वकालत कर सकते हैं। यहाँ एक नई शासन संरचना होगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शक्ति और वैधता हो, दोनों दो देश अपने वादों को पूरा करें और बहुपक्षवाद की जो व्यवस्था है उसकी वर्तमान निष्क्रियता को दूर करें। और इसीलिए ये एक प्रभावी कदम होने वाला इस बार का जो कोप है। भारत का इसमें क्या रोल है? हालांकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोप में नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है वहां पर अभी भी एक्टिव है इसी कोप में। भारत का जलवायु वित्त पर रुख गया। भारत ने कोप 30 में जलवायु वित्त को ऐतिहासिक जिम्मेदारी, न्याय संगत संक्रमण और विकासशील देशों के अधिकारों के चश्मे से देखते हुए इसको मजबूत कहा है। ऐतिहासिक उत्सर्जन क्या रहा है भारत का? भारत यह जोर देता है कि विकासशील देशों ने 19वीं 20वीं सदी में जो है औद्योगिकरण है उसके जरिए अधिकांश संचयी CO2 उत्सर्जन किया। इसलिए वित्तीय बोझ का जो बड़ा हिस्सा है वो विकसित देशों पर होना चाहिए। भारत क्या कहता है? जो प्रदूषण किया है वही भुगतान करे, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। यानी कि भारत यही कहता है कि जो बड़े बड़े देश, विकासशील देश हैं जिन्होंने ये सब मतलब जलवायु में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं उनको ही भुगतना चाहिए। इसमें वित्तीय लक्ष्य क्या है? $1 ट्रिलियन नहीं है बल्कि $1.3 ट्रिलियन सालाना होना चाहिए। भारत जो है उसने न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल के तहत 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $1.3 ट्रिलियन की मांग करता है। और इसमें क्या, $700 अरब अनुकूलन के लिए और $600 अरब जो है मिटिगेशन के लिए, न्यूनीकरण के लिए। ये जो राशि है ग्रांट्स या फिर कॉन्सेशनल लोन्स के रूप में होनी चाहिए, ना कि व्यावसायिक ऋण के रूप में। भारत का क्या तर्क है? ऋण जलवायु वित्त नहीं है बल्कि विकासशील देशों पर कर्ज का एक बोझ है। अनुदान आधारित वित्त क्या है? ग्रांट बेस्ड फाइनेंस होना चाहिए। भारत का ये रुख है। भारत जो है व्यावसायिक या फिर बाजार आधारित ऋणों का विरोध करता है। मांग क्या करता है? कम से कम 50% अनुदान के रूप में, विशेष करके जो LDCs हैं, SIDs हैं, जो भारत जैसे मध्यम देशों के लिए हैं, तो उनके लिए यानी कि 50% अनुदान मिलना चाहिए। भारत ने लॉस एंड डैमेज फंड में भी अनुदान केंद्रित योगदान की वकालत की है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड होगा उसमें भी कहीं ना कोई हमें ग्रांट यानी कि विकासशील देशों को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा। भारत कहता है कि बिना सस्ती, सुलभ और हस्तांतरित तकनीक के कोई भी ऐसा लक्ष्य संभव नहीं है। डिमांड क्या है कि पेटेंट की छूट दी जाए हरित तकनीकों पर, सौर, बैटरी, इसके साथ हाइड्रोजन जैसी जो तकनीक है उनको मुफ्त या फिर रियायती हस्तांतरण होना चाहिए। तो ये भारत की कुछ डिमांड्स हैं। इसी वजह से भारत जो है कोप 30 को अटेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत की डिमांड्स को अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। भारत का अपना योगदान क्या? लीडरशिप होना चाहिए, ना कि दबाव बने। भारत ने 2050 तक नेट जीरो, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का एक लक्ष्य रखा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसे जो वैश्विक पहल है उनको शुरू किया। लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत से कम है। हम विकास का अधिकार नहीं छोड़ सकते हैं। इसके साथ भारत का संदेश क्या है? जलवायु न्याय बिना जलवायु वित्त के संभव नहीं है।
यानी कि वो कहते हैं अगर जलवायु में हमें न्याय रखना है, यानी कि जलवायु में एक तरह से पारदर्शिता हो, तो इसी की वजह से जलवायु वित्त भी मिलना चाहिए। विकसित देशों के वादों को पूरा करें, तभी विकासशील देश हैं अपनी महत्वाकांक्षी कदम उठा पाएंगे। भारत COP30 में वित्तीय विश्वासघात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और ये रुख जो है विकासशील दुनिया की आवाज बन सकता है। इसमें मेंस का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कोप को लेकर। COP30 को जलवायु कार्रवाई का सच्चाई का क्षण कहा जा रहा है। भारत के जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, न्यायोचित संक्रमण पर रुख की समीक्षा कीजिए। क्या आप मानते हैं कि विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के बावजूद विकासशील देशों को भी जलवायु महत्वाकांक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है? तर्क सहित उत्तर देना, यानी कि तर्क के साथ, अपने लॉजिक के साथ उत्तर देना, अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप इस मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका जो IR वो भी अच्छा हो सकता है, और इसके साथ ही आपकी जो समझ है, यानी कि आंसर राइटिंग आप जब लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने से याद हो जाएंगी। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। न्यूज़ क्या आ रही है कि भारत का जो है न्यूजीलैंड के साथ एक नया FTA साइन हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एग्रीटेक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ FTA नेगोशिएशंस विद इंडिया। तो जो मैकले हैं न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मतलब कि वहाँ के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, यानी कि वहाँ के जो व्यापार मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री, तो उनके द्वारा ये चीज़ कही जा रही है कि भारत के साथ जो है हमारा जो एग्रीटेक पर जो हमारा समझौता होगा वो एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है FTA में। न्यूजीलैंड के जो व्यापार और विदेश मंत्री टॉड मैकले ने कहा कि भारत के साथ जो चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है, वो भारत उनके जो कृषि प्रौद्योगिकी है, एग्रीटेक का एक साझाकरण और उत्पादकता बढ़ाने की विधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड जो है भारत के किसानों की आय 2030 तक 50% बढ़ाने के जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है उसमें योगदान देने के लिए अपनी कृषि तकनीकों का यूज़ करेगा, यानी कि अपनी कृषि तकनीकों को भारत में साझा करने के लिए तैयार है। इसमें वार्ता की स्थिति कैसी, कुछ मुख्य पॉइंट क्या है इस न्यूज़ के, जो है भारत और न्यूजीलैंड उसके बीच FTA पर चर्चा 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन जो डेयरी उत्पाद थे उनके बाजार पहुंच पर असहमति बनी, जिसके कारण 2020 में ये वार्ता रुक गई थी। इसके बाद 2025 में फिर से शुरू हुई और अभी वर्तमान में चौथा दौर है वो चल रहा है। भारत का जो डेयरी कृषि उत्पाद है, जहां पर आप देखते हैं कि US से जो अमेरिका है वो भी भारत के डेयरी और कृषि उत्पाद में बाजार की एक तरह से पहुंच जाता है, लेकिन अगर ऐसा पूरी तरह से किया जाता है तो भारत जो है उसके यहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान होगा। भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है भारत में, ये सेक्टर जो एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और उसकी रक्षा पर अड़िग है, जबकि न्यूजीलैंड जो है श्रम गतिशीलता यानी कि लेबर मोबिलिटी और एग्रीटेक साझाकरण पर फोकस कर रहा है। पहले यानी कि न्यूजीलैंड के द्वारा डेयरी बाजार की डिमांड की गई थी, लेकिन भारत के द्वारा साफ मना किया गया था। अब जो है वो अपने डेयरी बाजार को ना मानकर उन्होंने लेबर मोबिलिटी पर यह चीज़ कही है कि हम जो है अपने एग्री टेक्निक को साझा करेंगे। इसमें वो मुख्य मुद्दे क्या हैं? एग्रीटेक को साझा कर न्यूजीलैंड अपनी उन्नत तकनीकें, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने वाली जितनी भी विधियां हैं कृषि के क्षेत्र में उससे भारत की कृषि को मजबूत करने का एक प्रस्ताव रख रहा है। ये भारत के किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है बिना बाजार पहुंच के जोखिम के, यानी कि बाजार तक पहुंच नहीं होगी लेकिन फिर भी किसानों को फायदा होगा। डेयरी और कृषि संरक्षण, भारत ने ये चीज़ स्पष्ट कही है कि डेयरी, किसान हित और जो MSME है उनसे कोई भी समझौता नहीं होगा। जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है उन्होंने कहा हम संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं का सम्मान करते हैं, यानी कि अगर हम इसी सेक्टर में फॉरेन कंट्रीज किसी और देशों को, बाकी देशों को हम यहीं पर ट्रेड करने की अनुमति दे दें तो हमारा जो भारत का उत्पादकता होगी वो कहाँ पर जाएगी, यानी कि भारत की उत्पादकता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और यहाँ पर किसानों को, यहाँ के जो कृषि क्षेत्र है उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। इसके साथ ही क्योंकि जैसे कि हम सुनते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो इसी वजह से अगर कृषि राष्ट्र में ही किसी और देश की डेयरी उत्पादों को हमने अपनी मार्केट दे दी तो हमारे उत्पाद कहाँ पर जाएंगे। तो इसमें और सेक्टर क्या कहते हैं, जो सेवाएं हैं वहाँ पर भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा की सुविधा होगी। IT सेवा से क्षेत्रों में लाभ देने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के पास पहले से ही टैरिफ कम है, लेकिन भारत को माल निर्यात से ज़्यादा सेवाओं को उनको फ़ायदा होने वाला है। इसमें प्रभाव
लाभ क्या होंगे, भारत के लिए क्या फ़ायदा अगर एग्रीकल्चर की हमें टेक्निक्स मिलती हैं न्यूजीलैंड की, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो एग्रीकल्चर है उसको काफ़ी स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर माना जाता है, जो कि भारत को फिर आत्मनिर्भर बनाने में, किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए, तो इन सभी से फ़ायदा होगा और भारत का जो निर्यात है वो बढ़ सकता है। चुनौतियां क्या रहेंगी इसमें, डेयरी जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र उस पर दबाव बन सकता है, लेकिन भारत की जो रणनीति काफ़ी संतुलित है। वार्ता का कोई भी अभी तक समय सीमा तय नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष जल्दी समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड का दृष्टिकोण क्या है, प्रधानमंत्री जो क्रिस्टोफर लक्सन है उन्होंने श्रम गतिशीलता को काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया, लेकिन भारत की जो इमिग्रेशन नीतियां उनका सम्मान करने की बात भी कही है। अब देखिए एग्रीकल्चर टेक्निक्स क्या क्या हैं जो न्यूजीलैंड है उनकी। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे कुशल और टिकाऊ कृषि का एक मॉडल है न्यूजीलैंड के पास। वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत से 5 से 10 गुना ज़्यादा है, बावजूद इसके कि वहाँ केवल 1.5% आबादी जो है वो कृषि पर डिपेंड करती है। यानी कि जहाँ पर आज हम देखते हैं भारत एक कृषि राष्ट्र देश है, कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन फिर भी जो है न्यूजीलैंड 1.5% आबादी सिर्फ कृषि पर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो उत्पादकता है भारत से 5 से 10 गुना ज़्यादा है। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स रहेंगी और भारत को क्या फ़ायदा होगा, डिजिटल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसमें फार्म IQ, रेवेंस डाउन होंगे, LIC लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट कॉर्पोरेशन होगा। आखिर क्या ये सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर, इन सभी से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। AI संचालित सॉफ्टवेयर से खेत का पूरा डैशबोर्ड तैयार होगा। मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, फसल स्वास्थ्य या फिर पशु गतिविधि सब एक ऐप में मिल जाएगा। भारत के लिए क्या लाभ होंगे, जो छोटे किसान हैं भारत के उनको मोबाइल ऐप से स्टिक सिंचाई, खाद, कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। 20 से 30% पानी खाद की बचत होगी और न्यूजीलैंड के 80% डेयरी फार्म जो डिजिटल मैनेजमेंट चलाते हैं। इसके साथ ही प्रेसिजन एग्रीकल्चर है जिसमें ड्रोन, NDVI मैपिंग, इन सभी से सर्वे किया जाएगा खेतों का। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी रहेगी, खेत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में खाद पानी की सुविधा होगी। सॉइल स्कैनिंग सेंसर जिसमें मिट्टी के पोषक तत्वों का 3D मैप तैयार किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो बड़े खेत हैं उनमें लागू हो सकता है। इसरो के सैटेलाइट डेटा के साथ इंटीग्रेशन संभव हो सकता है और खाद का जो 30% यूज़ है वो कम होगा। मिट्टी का जो क्षरण है वो रोका जा सकता है। पशुपालन की प्रौद्योगिकी क्या है, वहाँ पर टेक्निक। न्यूजीलैंड की खासियत क्या है, विश्व का सबसे उन्नत डेयरी जेनेटिक्स प्रोग्राम है। तकनीकें क्या, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशंस हैं, इसके साथ ही जीनोमिक सिलेक्शन, इसके साथ उच्च दूध देने वाली गायों का चयन होता है। वेरिएबल सेंसर क्या है, काउ कॉलर्स यानी कि गाय की गतिविधि क्या है, हीट साइकिल, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग। ऑटोमेटेड मिल्किंग सिस्टम यानी कि रोबोटिक मिल्किंग होगी 24/7 बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के। भारत के लिए क्या फायदा, अमूल NDDB के साथ सहयोग हो सकता है। दूध उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट संभव है और प्रति गाय दूध जो है भारत में औसत 4 से 5 लीटर है। न्यूजीलैंड से अगर हम देखें तो 12 से 15 लीटर संभव हो जाएगा एक दिन में। टिकाऊ खेती होगी यानी कि नाइट्रोजन मैनेजमेंट टूल्स होंगे, मिट्टी में नाइट्रोजन लीकेज को 50% कम करना, इरिगेशन जो शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, पानी की बूंद बूंद की बचत करना। कार्बन फार्मिंग होगी, खेत से कार्बन उत्सर्जन मापकर क्रेडिट मिलेगा। इसके साथ ही भारत के लिए PM कुसुम जल जीवन मिशन के साथ एकीकरण हो सकता है। हरियाणा, राजस्थान में जो जल संकट है उनके क्षेत्रों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये टेक्निक। परिणाम क्या निकलेगा इसका, जल उपयोग 40% कम हो सकता है, मिट्टी की उर्वरता 10 से 15 साल तक बरकरार रहेगी। इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी और बीज टेक्निक क्या, PGG विंगस्टन बैलेंस एग्री न्यूट्रिएंट्स यानी कि क्लोवर आधारित चारा जो है बिना यूरिया के प्रोटीन युक्त चारा हो सकता है। जैव उर्वरक यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बीज कोटिंग तकनीक, कीट और सूखा प्रतिरोध होंगे। भारत में ICAR DBT के साथ सहयोग होगा। स्वदेशी बीजों में सुधार होने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो सोयाबीन और कपास के जो किसान हैं उनको लाभ मिल सकता है। फार्म टू द मार्केट ट्रांसेबिलिटी, हर दूध की बोतल, मांस का डिजिटल पासपोर्ट, QR कोड, पूरी तरह से यात्रा ट्रैक होगी।
भारत के लिए एफएसआई जो है अपेडा के साथ एकीकरण, निर्यात गुणवत्ता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक और जीआई उत्पादों के लिए विश्वसनीयता बढ़ सकती है। इसके साथ ही निर्यात का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो सकती है। ये थी हमारी आज की न्यूज। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। न्यूजीलैंड के जो व्यापार मंत्री हैं टॉड मैकले के अनुसार भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता में बड़ा हिस्सा किसका है। डेयरी उत्पादों का बाजार पहुंच, कृषि प्रौद्योगिकी का साझाकरण, श्रम गतिशीलता, आईटी सेवाओं का निर्यात। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीटेक का साझाकरण जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता का चौथा दौर कब चल रहा है। तो 2025 में अभी चौथा दौर चला। हालांकि 2010 में शुरू हुई वार्ता, लेकिन 2020 में बंद हो गई थी। अब 2025 में फिर से शुरू हुई है। अब आपके लिए यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या। अद्वैत वेदांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि परम वास्तविकता एकल और निराकार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज की द हिंदू की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कंप्लीट होती है। हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।